सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, फॉर्मूलेस का ओवरव्यू ले लेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा फॉर्मूलेस है ही नहीं और चैप्टर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि पहले जो चैप्टर थे कैपेसिटेंस वाले और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, वो आप लोगों के लिए नए चैप्टर थे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था आप लोगों को। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने 10th में काफ़ी किया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे किए, तो काफ़ी मतलब 30-40% तो 30% तो कवर अप ऐसे ही हो जाएगा। ये चैप्टर 30% तो ऐसे ही कवर अप हो जाएगा तेज़ी से। 70 और 60% में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कंडक्टर में जैसे कि वायर, भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही तो वायर, कंडक्टर, समथिंग सिलेंड्रिक शेप की बात होगी, है ना। वायर मतलब सिलेंड्रिक शेप हुआ ना, तो ये तुम्हारा सिलेंड्रिक शेप है, तो ये ऊपर का टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, दैट इज योर सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल होगा, है ना, लेंथ ऑफ एल। अब यहीं पर अगर कुछ और घुमा के कॉन्सेप्ट आ जाए, कैसे कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कॉन्सेप्ट आ जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, अगर आपने ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, भाई ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इधर तो जाएंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब अगर आपको करंट कन्वेक्शन साइन देखोगे, जो पुराने जो मेथड बन गया था, पहले क्या बताया गया था कि पॉजिटिव साइन इस तरफ भागकर आ रहे हैं, इस तरफ इस तरीके से आ रहे हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकते हैं, ये हमने पहले 2 चैप्टर में अच्छी तरीके सीख लिया है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही का डायरेक्शन इस तरफ होता है, लेकिन अब साइन कन्वेक्शन ऐसा बन गया है, कई सारी बुक्स डेवलप हो गई हैं, तो कहाँ कहाँ कितना चेंज करते हैं, तो हम लोगों ने यही ले लिया है कि हाँ ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है ना इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं पॉजिटिव करंट इस तरफ दौड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो जो लेंथ होगी, अगर आप फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का V/R, तो ये जो R है एक्चुअली में वो लेंथ ऑफ दी कंडक्टर हो जाएगा। ये जो R है लेंथ ऑफ दी कंडक्टर हो जाएगा। तो कहीं पर अगर कुछ 2 फॉर्मूले को कनेक्ट करना हुआ, कंपैरिजन करना हुआ, कुछ कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि डायरेक्ट आपको तो नहीं दिया जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन किसी और फॉर्मूले से दी जाएगी, एक इन्फॉर्मेशन किसी और फॉर्मूले से दी जाएगी। तो अगर ये सिचुएशन आ गई, अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपको 2 फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो एल तुम्हारा ही ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वी से डिनोट करते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू इट आई, जो हम कैपेसिटेंस में क्यों कह रहे थे, जो कैपेसिटेंस में क्यों कह रहे थे, यहाँ पर हम आई कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यूनिट मतलब एक टाइम का भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आई को जब आप ओपन करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, है ना। पर सेकेंड का ले लेंगे, मतलब कैपेसिटेंस में पर सेकेंड नहीं ले रहे थे, टोटल चार्ज टाइम का पर सेकेंड कितने चार्ज आ रहे हैं वो उस तरीके से नहीं देख रहे थे, ओनली चार्ज देख रहे थे। तो आई का मतलब भी चार्ज ही होता है, आई का मतलब भी चार्जेस ही होता है, बट पर सेकेंड, है ना। बट रेट हो जाता है वो कि हाँ चार्जेस गए लेकिन इतने सेकेंड में गए, है ना, 1 सेकेंड में कितने गए, तो वो तुम्हारा एक एम्पेयर हो जाता है। ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात है। तो जो हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस में, सीरीज और पैरेलल का, तो इसमें भी रेजिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल का, सिर्फ एक ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सीरीज में पैरेलल वाला हो जाएगा, पैरेलल वाला सीरीज में हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लेकिन वही रहेगा। कहाँ पर वी आ जाए, कहाँ पर क्यू, मतलब आई, यहाँ पर आई कौन आई राजा है ना, वहां पर क्यू, क्यू का मतलब आई है ना, वहां पर आई राजा, क्यू राजा किसमें था, सीरीज में, तो यहाँ पर आई राजा सीरीज में हो जाएगा, आई हो जाएगा अपना मेन वेपन। जितना पैरेलल में कौन किंग था, वी था, तो यहाँ पर वी रहेगा, है ना। तो कितनी सिमिलर, चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला तो आप हलवा करके ले लोगे। चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमारा ई होता है, पता ही है यार वैल्यू, एम तुम्हारा मास होता है, मास की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, तो ई की वैल्यू चाहे तो रख लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मास ऑफ ई बोलो
3 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस का 31, ठीक है ना, माइनस का 27 प्रोटॉन का होता है, ये थोड़ा हल्का होता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ कहते हैं। मैं देखो चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है। एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो एन है, एन का रख लो, एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरीके से पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये याद रखना। तो स्मॉल एन इज व्हाट, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मीन कंडक्टर का, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम को भी थोड़ा तोड़ के चलेंगे इस बार, वॉल्यूम को भी तोड़ के चलेंगे, वॉल्यूम के एरिया इनटू डिस्टेंस में तोड़ के चलेंगे, है ना, मतलब एल इंटू बी इंटू एच। तो एक शॉर्ट में ये भी याद रखेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम होता है, जरूरत पड़ती रही थी क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो वहां से, और बीच में यहाँ पे लेंथ मतलब डिस्टेंस भी आ रही है, वायर की लेंथ मतलब डिस्टेंस, ओके, जो डी है डिस्टेंस मतलब वायर की लेंथ भी है, ठीक है। यहाँ पर आर्क डिस्टेंस मतलब वायर की लेंथ भी है। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर में जो ये होते हैं सिंबल्स होते हैं, वो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें मैं समझा चुका, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर फायदा क्या, फिर लेक्चर चल रहा है न्यूमेरिकल बेस का, कॉन्सेप्ट पूरा पूरा सिखाने लगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। वो आप मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लेक्चर्स आप करंट का लेकर आए हो, करंट का लेक्चर आपने मेरा पढ़ा हुआ है। अगर करंट का लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये भी समझ लोगे, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। व्हाट इज स्मॉल ई, स्मॉल ई इज इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और टाउ रिलैक्सेशन है अपॉन एम। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के लिख सकते हो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के लिख सकते हो v बाई आर में, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन सकता है ई v बाई आर, यहाँ तो m चल ही रहा है और इनटू टाउ तो चल ही रहा है, तो इस तरह भी फॉर्मूले को आप मेकअप कर सकते हो, ठीक है ना, v बाई आर। अब r की जगह सर r नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हम तो l लेंगे, हम तो l लेंगे यहाँ पर, है ना, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, तो v बाई एल एम टाउ। तो इस तरह से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसी टर्म में, उसी फॉर्म में वी कैन मेकअप आवर फॉर्मूला, ओके। रिलेशन बिटवीन करंट और एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक फॉर्मूला याद रखो वीना, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह लिख लेंगे, ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, वी एन ए, मतलब याद करने में अच्छा लगेगा। वी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हम वी ऐसे बनाएंगे, तो जिससे वोल्टेज और, ठीक है, देखो दिस कैपिटल वी वेरी स्ट्रेट वे इज योर वोल्टेज, ओके, एंड थोड़ा सा ऐसे वी बनाएंगे तो ये आपको समझना है, अगर यहाँ डी भी बना दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना है, तो ये स्मॉल वी हम बना रहे हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, तो वीना याद रखना, वीना, वी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन इज नंबर ऑफ पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप कह सकते हो एक तरीके से। ए इज व्हाट, एरिया, तो ठीक है, तो एरिया के लिए कैपिटल ए दोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीना याद रखना, करंट का एक ही और फॉर्मूला ओम्स, और ये कैसे ड्राइव हुए सारी चीजें हम बता चुके पहले। ओम्स लॉ, वी इक्वल, वीर याद रखना, वीर इक्वल आई इंटू आर, आर इज इक्वल वी बाई आई हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अगर मटेरियल के अंदर हम घुस गए, कहाँ घुस गए, मटेरियल के अंदर घुस गए, तो एम इंटू एल, मतलब कंडक्टर का मटेरियल, एम इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एम इज द मास ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर इनटू टाउ, टाउ द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से बहुत अच्छा मैंने रिलेशन बताया था कि हीट जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों सर, हीट बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हीट बढ़ाने रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगा, जब हीट बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन, भाई टकराव जल्दी जल्दी लोग वाइब्रेट होंगे, टकराव जल्दी जल्दी होगा आपस में इलेक्ट्रॉन का, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा बीच में, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो बीच में टाइम कम नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी टकराना पड़ रहा है, बीच में रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जब कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस
बढ़ जाएगा। तो एक बहुत अच्छे मैंने एक जनरल एग्जांपल से बता दिया था। एंड देन R इज इक्वल टू, हाँ तो इसी को हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी, इसी को हम लोग रजिस्टिविटी कहेंगे, इतने पार्ट को जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रजिस्टेंस का फॉर्मूला L/A वाला, ये वाला, यही आपका क्या है, रजिस्टिविटी। देखो M Ne² T, तो रजिस्टिविटी M/Ne² टाउ टाइम, ठीक है। तो टाउ टाइम, अब रेजिस्टेंस का यानी कि एक पूरा फॉर्मूला क्या निकल आएगा, अगर इसकी जगह हम रजिस्टिविटी डाल दें तो L/A, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, L को हमने डबल कर दिया, अगर वही वायर को एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगाया, उसी वायर को खींच के बड़ा कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एरिया को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। L का 2L हो जाएगा तो A का A/2 हो जाएगा। तो ये 2 रेसिप्रोकल होकर 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो भी मैं बता दूंगा अभी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और रजिस्टिविटी सिर्फ लेनी है तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। और रजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करता है, साथ में रजिस्टिविटी पर भी, यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी बढ़ेगी ओवरऑल, उतना रजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब लेंथ और एरिया भी एक एक्सटर्नल फैक्टर भी आ गया कि वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या एरिया कम कर दोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, कैसे, क्या, ये सारी चीज़ें हम पहले ही चैप्टर में कर चुके हैं। फिलहाल तो फॉर्मूले को पक्का रखो। उसके बाद जो कंडक्टेंस है, जो कि अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, कि किसी में कंडक्टेंस कितना है, कितना अच्छा वायर है, तो 1 रेजिस्टेंस कर देंगे और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल मार देंगे। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को 1/R, R का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/R आप ये कर लोगे। फिर कंडक्टिव, जिस तरह रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस है, उसी तरह रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी है। भाई रेजिस्टेंस कंडक्टेंस मटेरियल के साथ में कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो कंडक्टिविटी हो जाएगी 1/ρ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। बाद में देखो मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब है कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन से कितने जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कितना ज़्यादा मोबिलिटी उनके अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि भाई देखो, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा मोबिलिटी होगी, उतना तेज़ भागेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से देखो फॉर्मूले को थोड़ा फीलिंग अगर हम लेंगे ना, कि फॉर्मूले कैसे हम लोग मेकअप कर रहे हैं, क्यों हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये फॉर्मूला क्यों ही बनाया गया है, तो भाई आपको अच्छी फीलिंग देने के लिए बनाया गया और डीप में समझने के लिए बनाया गया है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इम्पैक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी अच्छी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे मूव करेंगे। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर लेते हैं। तो वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर किया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो रही है, वही उसकी मोबिलिटी हो जाएगी, है ना, मोबिलिटी। तो यहाँ से मोबिलिटी से हमें फीलिंग ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना ज़्यादा हम ये करा पा रहे हैं, मोबाइल करा पा रहे हैं, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर पा रहे हैं। गॉट इट। इसके बाद देखो करंट डेंसिटी। देखो करंट याद रखना वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है इसके, बट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैंने बताया था कॉस थीटा से आप एरिया वेक्टर से कर सकते हो। जितना ज़्यादा कॉस थीटा रहेगा, मतलब 0 डिग्री जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी कॉस थीटा की, उतना ज़्यादा करंट डेंसिटी बनेगी। ये मैंने पूरा समझाया था, ठीक है। सो करंट डेंसिटी इज I बाई एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। अब I को तुम्हें चाहो तो ओपन कर दो, है ना, मैंने I को ओपन कर दिया, वीना में ओपन कर दिया, तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर एक खेल ये किया कि Ne को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बाहर निकाल लिया, और बाकी को मैंने अंदर रख दिया। बाकी को अंदर क्या रखा मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन कर दिया था मैंने, ठीक है। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन किया, एरिया तो एरिया कट ही जा रहा था ना। ये देखो यहाँ से I में भी एरिया आ रहा है वीना में, और नीचे एरिया तो बाय डिफॉल्ट था ही। I को मैंने ओपन किया था ना ऊपर, एरिया कट गया था। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन किया तो करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, है ना।
एन ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम एंड टाउ इज द योर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो टाउ को थोड़ा ऐसे सिंबल देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ये टर्म को हम लोग थोड़ा अलग कर देंगे, इसको बोल देंगे सिग्मा। ठीक है, क्या बोल देंगे? सिग्मा। तो क्या ये सिग्मा जाना पहचाना सा लग रहा है, या ये टर्म जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ सर, ये तो आपका क्या है? रेजिस्टेंस, कंडक्शन, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी। ठीक है ना, क्या है? ये देखो एन स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, ये आपका कंडक्टिविटी है। तो ठीक है, तो करंट डेंसिटी का एक और वेक्टर क्वांटिटी निकाला है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितनी ज़्यादा मटेरियल की कंडक्टिविटी होगी, मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है ना कंडक्टिविटी, तो मतलब मटेरियल पे ही डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी उसी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, उतना ज़्यादा करंट डेंसिटी होगा। ये बात सच है। जितने ज़्यादा, अब देखिए अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है तो इसके अंदर कंडक्टर बहुत अच्छा होना मतलब इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे, इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भर भर के, तो इलेक्ट्रॉन पास भी भर भर के होंगे। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दे दी, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, तो देखो इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे ज़्यादा तेज? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा दोगे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, भर भर के मूव करने लगेंगे, तो तुम्हारी करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो फॉर्मूले को देखो हमने फील भी करा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, बस बाद में फॉर्मूला याद करा दिया। एक एक चीज़ की फीलिंग, सही फीलिंग तो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ो। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिस तरीके से हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होंगे। एक सर्किट में हम लोग अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हैं, एज वेल एज कैपेसिटेंस, और बहुत सारे डिवाइसेस लगाते हैं। फिलहाल तो हमें क्या है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस को करोगे तो यार सीधा सीधा कर देना, सीधा सीधा कर देना। कैपेसिटेंस में इसका अपोजिट होता है, और पैरेलल में रेसिप्रोकल तरीके से करना है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ बताया तो हमारे पास दो वेपन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दो वेपन ये है कि सीरीज में आई तुम्हारा किंग है, आई क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वायर से ज्वाइन रहता है, इसके डिजाइन भी बना देना चाहिए तुम्हें, है ना? ऐसे ही होगा ना। ठीक है, एक वायर है तो एक ही आई रहेगा। अब पैरेलल के अगर तुम ये बनाओगे तो ऐसे रहेगा। ठीक है, रजिस्टिंग सिंबल तो कितना भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह आपका पैरेलल में रहेगा। ओके, तो आई रहने वाला है सेम सीरीज में, मतलब आई तुम्हारा किंग है, दैट इज क्यू इन कैपेसिटर। आई मतलब वही ना, चार्जेस। और यहाँ पैरेलल में वोल्टेज तुम्हारा किंग रहने वाला है। वो क्या लिखा है, वोल्टेज तुम्हारा किंग रहने वाला है, मतलब सेम रहने वाला है। सीरीज में तुम्हारा वी अलग रहता है जैसे कैपेसिटर में, बस कैपेसिटर के यही फॉर्मूला बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, अलग अलग रहेगा। मतलब इंडिविजुअल के लिए अलग अलग वी तुम्हें निकालना पड़ जाएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके अलग होगा। यहाँ पर तो यार क्योंकि वायर आके एक ही में ज्वाइन है ना, ये एक ही में ज्वाइन है, तो तुम्हारा यहाँ पे सेम रहने वाला है। जो तुम्हारा वोल्टेज यहाँ पर है तो वोल्टेज यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आई अलग अलग हो जाए, क्योंकि वायर भाई करंट तो वायर में दौड़ रहा है ना, वायर से देखो वायर डिवाइड हो गए, तो फिर यहाँ पे करंट तुम्हारा अलग अलग हो जाए। जो तुम्हारा कैपेसिटेंस की कहानी थी वो इसमें भी, बस एक ही फॉर्मूला तुम्हारा बदल रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है पूरा। तो कॉम्बिनेशन तो फटाफट हम लोग कर सकते हैं पार्ट। इसके बाद देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो कॉमन सेंस लग ही रहा है। वायर अक्सर बर्न भी हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि वायर जल जाते हैं। तो फॉर्मूला है तुम्हारा आर
टू, R2 कह लो या R फाइनल कह लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहने, R फाइनल या R इनिशियल कह लें। पहले R कितना था, बाद में R कितना हो गया टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज योर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो वैसे सिंबल आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हो, है ना। R फाइनल या R इनिशियल या R2 R1 जैसे चाहे वैसे दे सकते हो आप, आपके समझने के ऊपर है। R डैश भी लोग, हम लोग इसे नहीं R डैश भी दे सकते हैं, तो जैसे चाहे वैसे आप दे सकते हो। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ टेम्परेचर T2। T2 में टेम्परेचर कितना है, ठीक है, या टेम्परेचर फाइनल में कितना है, और इनिशियल या T1 में टेम्परेचर कितना है। तो 1 2 से करना, 1 2 से कर लो, 2 जो जैसे चाहे वैसे सिंबल आप देखिए। और ये तुम्हारा अल्फा है, यह टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, आप मटेरियल, तो इधर आप कर दो कंडक्टर, ठीक है, ठीक है ना भाई। टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, कोई जल्दी हीट हो जाएगा, कोई देर में, तो उसका अल्फा अलग अलग रहेगा, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका जो कॉफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि कॉपर है, कॉपर का कॉफिशिएंट ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर जल्दी हीट हो जाता है, कॉपर जल्दी हीट हो, लेकिन कॉपर जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन कॉपर जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग मटेरियल, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना, किसका क्या है, ठीक है ना। सो समझ गया ना। तो ये R फाइनल, ठीक है, ये T फाइनल लिखो और यहाँ T इनिशियल कर लो। वैसे आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, जो भी सिंबल आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। भाई R फाइनल R इनिशियल में पूरा पूरा समझ में आ रहा है। R फाइनल में बाद में रेजिस्टेंस क्या है, R इनिशियल पहले क्या था, टेम्परेचर इनिशियल पहले टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर फाइनल मतलब बाद में टेम्परेचर क्या था, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा नया रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से नया रेजिस्टेंस क्या आ रहा है उस कंडक्टर का, ठीक है। इसी पर चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो फॉर्मूलेज है वो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF एक्चुअली ये होता है कि जैसे कि आप सेल या बैटरी खरीदने जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो सेल या बैटरी में लिखा रहता है 12 वोल्ट की बैटरी, तो वो EMF होता है। लेकिन जब आप चेक करोगे, जैसे वोल्ट मीटर चेक करोगे तो 12 वोल्ट का नहीं दिखाएगा, 11.5 या 11.6 दिखाएगा। कुछ वोल्टेज कम हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ मीन ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, उसके पास भी मटेरियल है, करंट किसी मटेरियल में इलेक्ट्रोलाइट में दौड़ रहा है तो अपना रेजिस्टेंस तो हर मटेरियल में होता ही है ना। तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाए। मतलब ये देखो, ये वोल्टेज बड़ा वाला है, कौन सा वोल्टेज है, EMF मेन जो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है 12 वोल्ट, लेकिन जो I इंटू आर मतलब V, तो थोड़ा सा V कम हो जाएगा, थोड़ा सा V कम हो जाएगा। फाइनल V में टर्मिनल वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब बड़ा सा E जो दिख रहा है तुम्हारा, जो प्रिंट में दिख रहा है, उसमें से थोड़ा सा V हटा दो। क्यों हटा दे सर, क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है -I, R छोटा दो, R क्या देंगे, छोटा देंगे। छोटा R इसलिए दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम क्या बता रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो IR मतलब वोल्टेज, E भी वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ, मेन बड़ा वोल्टेज जो प्रिंट वोल्टेज है, माइनस छोटा सा वोल्टेज जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हो रहा है। तो ये छोटा सा वोल्टेज को हमने फॉर्मूला ओपन करके लिखते हैं, फॉर्मूला है ना, ऐसे कह सकते हैं ना, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू मेन वोल्टेज, ए में भी वोल्टेज ही है, माइनस वोल्टेज लॉस, तो वोल्टेज लॉस का हमने फॉर्मूला IR लिख दिया, V, ठीक है ना। ये बात हुई, इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो यार इसे बताना पड़ेगा, इनको इधर उधर भेज दो यार, है ना। R को अकेला करना है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सबको उधर भेज दो, तो कुल मिला के ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का पूरा डेरिवेशन करोगे रेजिस्टेंस से, तो E/V -1 × R, ये तो हमने 10th में भी कराया हुआ है ये सारे डेरिवेशन। तो कुल मिला के R का एक तो इधर से फॉर्मूला आ जाए, कैसे आएगा इधर का, E उधर जाके माइनस होगा, देखो टर्मिनल वोल्टेज से E माइनस होगा, फिर I क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो R एक तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, और उधर जाके माइनस ऐसे कर लो। देखो अगर V टर्मिनल के लिए अगर आपको ऐसे निकालना है, देखो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेजो, पहले ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये माइनस वाले इधर आके प्लस है, I R पूरा पर कंपोनेंट लाना पड़ेगा,
और वी टी इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में बाई डिफॉल्ट इधर आके माइनस माइनस में आ जाएगा। अब क्या करो, आर को नीचे, ये आई को नीचे डिवाइड में भेज दो, नीचे आई को डिवाइड में डिवाइड में भेज दो, ऐसे आ गया। या फिर ई बाई आई अलग कर दिया, टर्मिनल वोल्टेज बाई आई अलग रख दिया। अब ई बाई आई क्या है, आर ही तो है मेरे ख्याल से, तो कैपिटल आर हुआ ना हाँ भाई। वी इज अगर वी आई इंटू आर लोगे, वी मतलब जो प्रिंट वाला वोल्टेज है ना, जो प्रिंट वाला वोल्टेज है, ई ई चलो ई लिख दें, ई मतलब वोल्टेज। आप इधर आके बैठ जाइए ना, आई इंटू आर, ठीक है। अब देखो आई नीचे आ जाएगा, आई यहाँ नीचे आ गया, ई बाई आई हो गया, तो ई बाई आई की जगह हम कैपिटल वी लिख दें, कैपिटल वी, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल आर, आई नीचे आए, कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला एक्सटर्नल रजिस्टेंस, कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल देखो अगर हम ई की बात करेंगे, ईएमएफ की बात करेंगे, हमें दो रजिस्टेंस, यार ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं, एक रजिस्टेंस सर्किट पे भी रहेगा। अगर ई की बात करेंगे तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस के साथ में इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब इंटरनल रजिस्टेंस भी है, अब इंटरनल रजिस्टेंस भी है, तो ये हो जाता है कैपिटल आर, और यहाँ पे इंटरनल रजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, तो आर माइनस वी बाई आई, ठीक है। अब वी बाई आई को भी अगर तुम चाहो तो आर लिख सकते हो, ठीक है, तो वैसे बाहर निकाल सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फॉर्मूलेज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं बैटरी, इंपॉर्टेंट कौन सा, बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं तो कितना वोल्ट है उसके अंदर, कितना वोल्ट है, वी ई प्लस, ई प्लस, देखो प्लस है यहाँ पर, हाँ माइनस नहीं है, प्लस है। कब, जब बैटरी चार्जिंग ऑलरेडी हो रही है, कंटिन्यू कनेक्शन है, ठीक है। आई इंटू स्मॉल आर, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर चार्जिंग पे लगा हुआ है, चार्जिंग में लगा है, तो ये चार्जिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग दूसरे डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, हम ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैटरी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैटरी को, और उल्टा हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात हो रही है यहाँ पर, सेल, हाँ सेल के अंदर तुम्हारा पूरा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर जो सेल तुम्हारे लगे हुए हैं, ये सेल लगे हुए हैं, अगर सीरीज में लगे और सेल का इक्विवेलेंट से ये चाहिए ईएमएफ, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग बात है, यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ है, वोल्टेज है। तो E1 प्लस E2 हर सेल का वोल्टेज को ऐड कर दो सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस ऐड कर, पैरेलल में उसी का अपोजिट करना, लेकिन 1 से नहीं करना, पैरेलल में कैसे करना है, E1 बाई V1, E2 बाई V2, E3 बाई V3 डैश 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 करके तुम्हें करना है। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, आर ई तो वोल्टेज ही हो गया ना, ठीक है। तो E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 पैरेलल में ऐसे करना है। 1/E1 वैसे ना कर देना जैसे तुम्हारा उसी उसमें चल रहा है कैपेसिटर उस तरीके से। तो अगर सेल का इक्विवेलेंट निकालना है तो E बाई आर, तो व्हाट इज R1, स्मॉल r1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बाद में किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ में दो रूल है, एक है किरचॉफ लॉ का करंट रूल, जहां पे हम लोग करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो करंट का जो भी पूरा सर्किट में जो सबमिशन रहेगा किरचॉफ लॉ में, करंट का सारा सबमिशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। सर जीरो क्यों, बस जीरो इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन जो भी अपोजिट हो रहा है उसको माइनस में कर देना, जो डायरेक्शन अपोजिट में हो रहा है उसको माइनस में कर देना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। और किसी पर्टिकुलर वायर में करंट चाहिए तो करंट आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे करंट हमें मालूम है क्या है, स्केलर क्वांटिटी 5 है, 3 है, ठीक है। ऐसे ऐसे और फिर बाद में ऐसे, तो ऐसे कितना आ जाएगा भाई, ये आया यहाँ से तो 5 और 3 ये दोनों मिलकर इस वायर में चले गए, ये डायरेक्शन था, डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पे 8 एम्पियर हो जाएगा, सिंपल। 5 प्लस 3
ठीक है, 5 + 3 और -8 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है ना। तो -8 तो ये 5 + 3 8 और प्लस का 8 माइनस का 8 0 हो जाएगा समीशन। हाँ, समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी में अगर ऐसे हो, जैसे कि दो तो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये 5 है, ये 3 एम्पियर है, ठीक है, ये 4 एम्पियर है। तो बताओ यहाँ पर कितना एम्पियर होगा, यहाँ पर कितना एम्पियर होगा, ठीक है ना, इसे बताना है। तो ये कितना एम्पियर होगा, देखो इसको +5 सबका समीशन 0 करना, I1 + I2 + I3 + I4 सबका 0 करना। अब डायरेक्शन वाइज देख लो जरा सा, डायरेक्शन वाइज 5 + 3 -4 और -I जो भी आ जाए, ठीक है ना, 5 + 3 -4 और यहाँ जंक्शन के बाद से डायरेक्ट ये बदल जाएगा तुम्हारा साइन, जंक्शन हुआ ना, यहाँ से साइन बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना क्या कैसे पता है, 5 मिनट, चलो यहाँ पे ले लें, यहाँ 2 ले लें, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, I1 + I2 + I3 + I4 = 0। I1 कितना है, 5 है, मिलने से पहले प्लस साइन देना, मिलने के बाद नेगेटिव साइन देना है, ठीक है ना भाई। ऐसे देखा करो, ये जंक्शन में ये पॉइंट है, इस जंक्शन में ये वाला एरो आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। इस जंक्शन से ये वाला एरो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बस ऐसे सोचो 5 + 3, क्योंकि इस जंक्शन से आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये वाला ये I3 है, समझो ये I4 है, ठीक है। अब ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है जंक्शन के हिसाब से, इसे देखो जाता हुआ दिखे तो -4, यहाँ पर भी जाता हुआ, यह हमें नहीं पता जाता हुआ दिखाई दे रहा, आता हुआ दिखाई दे रहा, बात समझना, ये हमें पता ही नहीं, बस I4 निकालना है, तो प्लस का भी I4 ही दे दो, = 0। अब देखना कैसे पता चलेगा, 5 + 3 8, 8 उधर जाके -8 हो जाएगा, -4 उधर +4 हो जाएगा, तो I4 क्या हो जाएगा, -8 प्लस का 4, अरे भाई -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ये प्लस का 8 उधर जाके -8 हो जाएगा, तो I4 क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। यहाँ 2 लिया था ना, 2 लिया है, चलो 2 ले लो, तो 2 ले लेंगे, -8 प्लस का 2 माइनस का 6। अब I4 देखो माइनस का 6 आ गया, यानी इस जंक्शन में देखोगे तो 6 एम्पियर तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा। अब भाई बात सुनो, क्योंकि आंसर कितना आ गया, माइनस में आ गया, तो तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा 6, और ये बात सच है, 8 आए, 2 इधर गया, 6 इधर गए, ये बात सच है। तो साइन माइनस में आ जाए तो जंक्शन तो तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया तुम्हारा किरचॉफ का जंक्शन रूल, करंट रूल या करंट लॉ कह सकते हैं। लेकिन लूप रूल है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, हाँ ज़्यादा और डीप में समझना पड़ेगा। तो लूप रूल में ये होता है कि हम पूरी सर्किट बनाते हैं, अगर सेल से भी वोल्टेज पास हो रहा है, और तुम्हारा ये वोल्टेज रूल है, कौन सा रूल है, वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज पता करने की कोशिश करते हैं, क्या पता करने की कोशिश करते हैं, वोल्टेज। इसका पूरा बहुत अच्छे से हमने लेक्चर बनाया हुआ है, काफ़ी सारे टफ टू टफ मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें लूप वाली कहानी बताई थी, चक्कर बना लो अपनी मर्जी से लूप, और लूप का डायरेक्शन देखो और करंट का डायरेक्शन देखो। करंट डायरेक्शन देखना रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस में करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हारा लूप में भी एक डायरेक्शन है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन तो प्लस कर देंगे वहां पर करंट के फॉर्मूले को, है ना, करंट के फॉर्मूले क्या कर देंगे, सॉरी वोल्टेज के फॉर्मूले को प्लस कर देंगे, IR को प्लस में ले लेंगे। अगर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में करंट है और लूप तुम्हारा इधर है और इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस कर देंगे। और सेल के लिए मैंने बताया था वोल्टेज डायरेक्ट लेंगे, सेल में वोल्टेज तो डायरेक्ट होता है, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डालते हैं IR, रेजिस्टेंस में करंट पास हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला डालना पड़ेगा IR। लेकिन सेल के लिए डायरेक्ट V हमें मालूम है, तो हायर तो लोअर में जा रहा है तो पॉजिटिव, और लोअर तो हायर में जा रहा है तो वो आपको डायरेक्शन मैच करना पड़ेगा। ये तो भाई ऐसे नहीं बता सकते हो मैं 2 मिनट में, आपको इसका पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का ये डायग्राम तो मेरे बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं,
कुछ इस तरह। चलो यहाँ पे इसे है 10/5, यहाँ पर है 30/15, अगर कुछ इस तरीके से बीच में एक और रजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कॉम्बिनेशन इसको सॉल्व करना है कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों का रेशियो 10/5 30/15, ये रेशियो अगर कॉमन आ गया, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है, ठीक है ना, ऐसे देखना है। 10/5 मतलब 2/1, 30/15 भी कितना हो गया, 2/1। तो रेशियो अगर सेम आ गया तो ये रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल में रेजिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बस ये आपको समझो दो एक पैरेलल में दी हुई, इन दोनों की सीरीज में एक करो, इन दोनों सीरीज में एक करो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये तो आपका हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये वालों मान लेना, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरह डिवाइड आपको रेशियो लेना है। फिर इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक की वजह से वहाँ पे कुछ डेफिनेटली इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक के लिए सिंबल दो यू, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए I²RT, ठीक है ना, यू सिंबल देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के I²RT। अब यहाँ पे कई सारे फॉर्म तुम चेंज कर सकते हो यार, है ना भाई। I² की जगह हम V वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगा देंगे। I का मतलब होता है V/R, तो V का स्क्वायर R का स्क्वायर, एक R से एक R नीचे नीचे कट जाएगा, तो V²R × T। ये टाइम है, ठीक है ना, T फॉर टाइम है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इसी तरह V²/R है, तो यहाँ V का फॉर्मूला डाल लेंगे, तो VI/RR कट जाएगा, तो VI/T, V उड़ा लेंगे ना, VIT आ जाएगा। तो I²RT याद रखो, या फिर कोई एक फॉर्म जो भी याद कर लो, बाकी तो फटाफट तुम ड्राइव मार ही लोगे यार। इसको हटा के ये रख दें, I का फॉर्मूला हटा के फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, जो चाहे वो फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग फॉर्म ले सकते। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब P में देखो I²R, सर T कहाँ गया भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क यानी एनर्जी अपॉन टाइम। तो एक टाइम जब टाइम कट गया, तो जहाँ जहाँ T एक टी कट जाएगा। पावर के भी फॉर्मूले याद हो गए तुम्हें, ऊपर से टी हटा दो, कि पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो अब वर्क ये हुआ अपॉन टाइम, पावर के लिए टी कट जाएगा। तो कुल मिला के इसमें तो टी गायब कर दोगे तो तुम्हारा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। हाउ इजी, हाउ इजी, ठीक है ना।